हाँ, नमस्ते पवन जी। तो नो। ये हमारा सेकंड पार्ट है नागराज जी के को याद करने का। उनके उन उन आपके जो अनुभव रहे उनके साथ। मुझे तो कल का जो रिकॉर्डिंग था काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी अच्छी बातें उसमें आपने बताई और काफ़ी सारी ऐसी बातें थी जो मुझे नहीं मालूम थी, रोचक बातें थी। अ, हमारी कल की जो चर्चा जहाँ समाप्त हुई, वो इस बात पे समाप्त हुई थी कि अ एक तरफ तो नागराज जी के बात करने का स्टाइल था जिसको हम कह सकते हैं फ्री स्टाइल, जहाँ पे ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, बैठे हैं और बात कर रहे हैं और एक बात से दूसरी बात हो रही है और उसमें बहुत कुछ निकल के आ रहा है और उसमें समय भी चाहिए। 7-8 दिन, 10 दिन चाहिए, फिर दोबारा मिलना है। फिर साथ ही साथ ये भी देखने में आया कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड बात करने का तरीका भी डेवलप हुआ, जिसको हम अ जीवन विद्या शिविर कहते हैं समाज में। ये एक 7 दिन का मॉड्यूल होता है, इसमें सेशंस डिवाइडेड होते हैं, इसमें टॉपिक्स अरेंज्ड होते हैं और एक तरह का स्ट्रक्चर इसमें होता है। अ, ये 2 अलग तरीके हुए हैं बात करने के, दोनों ही तरीकों के अपने एडवांटेजेस रहे हैं। जीवन विद्या शिविर ने नागराज जी की बातों को काफ़ी लोगों तक पहुँचाया है, आम जनमानस को अ, जिसकी दार्शनिक चिंतन में ट्रेनिंग नहीं है, उसको भी दार्शनिक चिंतन की तरफ प्रेरित किया है। लेकिन ये एक अलग तरीका रहा है बात करने का, जिस अ, ज अ, एक फ्री स्टाइल वार्तालाप से, जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे। तो मैं उत्सुक था जानने के लिए कि आप इन दोनों तरीकों को कैसे देखते हैं? इन दोनों के एडवांटेजेस हैं, इन दोनों के कुछ लिमिटेशंस भी होंगे। तो इन दोनों तरीकों को आप कैसे देखते हैं? इस पे कुछ बात रखिए। हम्म। नहीं, कल जो मैं उनका एक दूसरे पक्ष को मैं दिखाने की मेरी एक कोशिश थी कि नागराज जी कोई बहुत यूनिडायमेंशनल आदमी नहीं थे, जो सिर्फ ज्ञान की बात ही हर समय करते थे या उनको और कोई चीजों से ज्यादा मतलब नहीं हो, ऐसे वो व्यक्ति नहीं थे। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी थे एक लेवल पे। और उनको चीजों में रुचि थी। बहुत ज्ञान कई और चीजों का था, जैसे नक्षत्रों का ज्ञान था, ज्योतिष का ज्ञान था, नृत्य का ज्ञान था, संगीत का ज्ञान था, भोजन का ज्ञान था, स्वाद का ज्ञान था। स्वास्थ्य में तो वो माहिर थे ही, वैद्य थे और वो ट्रीटमेंट करते थे और किडनी का तो अचूक इलाज उनके पास होता था। और कई जो पेशेंट जो डायलिसिस पे ला दिए गए थे, उनको उन्होंने ठीक किया है। तो वो विलक्षण वैद्य थे और ये वैद्य उन्होंने कोई फॉर्मल तरीके से नहीं सीखा था। उन्होंने वो हमेशा कहते थे मैं अपने माँ से मैंने सीखा। माँ के साथ रहते-रहते उन्होंने ये चीज़ें सीखी। उनकी माँ इलाज करती थी लोगों का और उस माँ से उन्होंने जड़ी-बूटियों का ज्ञान, पत्ते-पत्तियों का ज्ञान, वनस्पतियों का ज्ञान, ये सब माँ से शायद सीखा उन्होंने। तो और उनका एक बहुत गहरा इंट्यूटिव पावर इसमें उनके काम वो कभी बोलते नहीं थे, लेकिन मुझे लगता था बहुत ज़बरदस्त इंट्यूटिव पावर है कि अगर कोई पत्ती को देखेंगे, तो वो देख करके उनको थोड़ा देख के, छू के, स्मेल करके उनको एक ये फीलिंग हो जाती थी कि ये चीज़ किस चीज़ के शरीर के किस अंग में, किस रोग के लिए ये उपयोगी हो सकती है। ये इंट्यूशन ही था। हालाँकि वो ऐसा कहते नहीं थे, लेकिन उन वो चीज़ों को बड़े बारीकी से देख कर के उनको कई तरह की चीज़ें अंदाज़ लगा लेते थे वो। एक बार ऐसे ही उन्होंने मुझे कहा कि ये जो उनको जो समाधि लगी और समाधि में मैं एकदम एक्यूरेसी के साथ, दावे के साथ जो अभी कह रहा हूँ, ये नहीं मेरे को ये कोई कहेगा कि क्या एग्ज़ैक्टली ऐसा ही कहा तो मैं बोलूँगा नहीं, मुझे इतना सटीक तो याद नहीं है। लेकिन एक एक इम्प्रेशन जो मेरे दिमाग में है वो ये है कि उन्होंने कहा कि जब उनको ध्यान समाधि लगी, तो उनको ये उसके बाद उनको ये थोड़ा-सा डाउट हुआ कि क्या वाक़ई मुझे समाधि लगी?
क्योंकि समाधि का एक उनके पीछे उसका उनका एक पूर्वानुमान था कि समाधि लगेगी तो सभी प्रश्नों का उनको उत्तर मिल जाएगा। और उन्होंने कहा कि समाधि में तो मैं निर्विकल्प हो गया और जब मैं समाधि से बाहर आया तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिला है। तो उनको डाउट होने लगा कि समाधि हुई भी थी कि नहीं हुई थी। तो फिर वो अपने शब्दों में बताते थे कि पातंजलि योग सूत्र में है कि जिनको समाधि लगती है, वो संयम करने के अधिकारी हो जाते हैं और संयम नाम की एक क्रिया होती है, जो कि पंचभूतों में से किसी एक महाभूत पे आप फ़ोकस करते हैं और फिर उससे कुछ उपलब्धियाँ या उससे कुछ आपको हासिल होता है। उसके लिए आप क्वा वो एक तरह से समाधि इज़ अ प्री क्वालिफिकेशन टू बी एबल टू डू संयम। तो नागराज जी ने ये कहा कि मैंने ये सोचा कि मैं अगर मेरे को समाधि लगी है तो मैं संयम मेरे से होगा, इसलिए मैं वो उसके लिए बैठा और मैंने आकाश पे संयम किया। और वो ये कहे कि उसके बाद मेरा ऐसा हो गया कि मैं जिस चीज़ पे ध्यान दूँ, वो चीज़ अब रिवील होने लगती थी मुझे। मतलब वो अपना रहस्य या वो अपना जो भी कुछ वो है, वो वस्तु, वो खुलने लगता था मेरे सामने। वो क्या है, ये प्रकट होने लगता था। तो हो सकता है ये ऐसी कोई बात हो कि वनस्पति को देख के उनको पता चल जाता हो कि इस वनस्पति का ये है क्या और इसका क्या उपयोग है और शरीर पे इसका क्या असर होगा वगैरह वगैरह। तो एक जबरदस्त इंट्यूटिव पावर तो उनमें था, ऐसा मुझे कई बार लगा। लोगों से बात करते हुए कई लोगों को बड़े ध्यान से देखते थे और कई लोगों को वो जल्दी सॉर्ट ऑफ डिसमिस कर देते थे। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। लेकिन कई चीज़ों पे उनका जैसे वो उनके पास हर तरह के आदमी आते थे ना। उनके पास रोगी भी आते थे, गाँव के साधारण लोग भी आते थे और शहरी लोग भी आते थे और कुछ ऐसे लोग भी आते थे जो मंत्र-तंत्र में विश्वास करने वाले लोग आते थे। अब हम जैसे लोग क्योंकि हम जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये जो उनके इर्द-गिर्द जो 90 के दशक से जो जो एक जमावड़ा लगने लगा, वो हम जैसे लोगों का लगने लगा। हम जैसे लोगों का मतलब है जो साइंस पढ़े-लिखे, इंजीनियरिंग किए हुए लोग, इस तरह के ज़्यादा और यंग लोग, ये लोग उनके आस-पास ज़्यादा इकट्ठा हो गए। आईआईटी के कुछ लोग पर बेसिकली साइंस और इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से ऐसे लोग उनके पास ज़्यादा इकट्ठा होने लगे। उसमें ज़रा बाद में जाएँगे कि अ, उसके और आयाम है, वो भी मैं बात करूँगा उसकी। तो ये लोग जो थे, इनके सामने नागराज जी मंत्र, तंत्र जिसको रहस्यवाद बोलते थे, इसको एकदम कंप्लीटली रिजेक्ट करते थे। वो उनकी बातें भी नहीं करते थे और उनको रबिश करते थे कि इसमें कुछ रखा नहीं है टाइप ऑफ थिंग। इवन समाधि को रिजेक्ट करते थे। वो बोलते थे मेरा तो तुक्का लग गया। कोई बात करता था समाधि कैसे लगाई जाए, कैसे ध्यान किया जाए, तो वो उसको तवज्जो ही नहीं देते थे उस बात को। उसको एकदम अ, हल्के रूप में उसको हटा के परे कर देते थे। लेकिन ऐसे जब लोग आते थे जो कि एक बार मुझे याद है मैं अमरकंटक में था और कोई आया और उसने कहा कि हमारे वाइफ को या हस्बैंड को ऐसे-ऐसे कुछ हो रहा है। तो उन्होंने उसको एक हल्का-फुल्का एक नुस्खा बताया कि तुम इस पेड़ की इस गाँठ ले लेना या इस पत्ती ले लेना और ऐसे बाँध लेना और इस तरह की मंगलवार की रात को या व्हाटएवर इस तरह का उनको बताया तो तुम्हारा भूत जो लगा हुआ है वो दूर हो जाएगा। अब उसको उन्होंने बहुत आसानी से ये बात मतलब एक एक जैसे कोई बोले कि भाई तुम ये दवाई खा लेना उस टाइप से उन्होंने उसको बताया। कोई बहुत बड़ा महिमा मंडित करके या कुछ करके नहीं बताया। पर हम जैसे लोगों के सामने इस तरह की बातों को वो बिल्कुल तवज्जो नहीं देते थे। मेरा ये कहने का मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है उनको दूसरी जो दुनिया है, मंत्र की, तंत्र की, ज्योतिष की, रत्नों की, इसका ज्ञान उनके पास था। लेकिन वो उसकी बातें नहीं करते थे और उसके शायद ये कारण थे कि जिन लोगों को किससे उनको बहुत उम्मीद हुआ क्या कि उन वो तो मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता थे। उनको ये ज्ञान मिला था
ये रिवील हुआ था उनको, और जो वो रिवील हुआ था उसको वो शब्दों में ढाल करके दूसरों को बताते थे, उसका वो प्रयास करते थे। तो जो लोग उनके पास आते थे, उन्हीं के सामने वो जैसे जब जब मौका होता था बात करते थे। एक समय के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो आईआईटी पहुंचे, और आईआईटी के लोगों के साथ उनका, सत्या जी शायद उसमें से सबसे पहले व्यक्ति थे, उनके साथ उनका एक आत्मीयता का संबंध बना, और उनको एक उम्मीद जगी होगी कि उनको पता चला होगा कि आईआईटी में देश भर के सबसे ब्राइट किस्म के लोग वहां जाते हैं, और उनको लगा होगा अगर यहाँ ये बात बैठ गई तो इस ये बहुत जल्दी फैल जाएगी। ये मेरा अनुमान है। तो और उसमें एक तरह की एक सफलता भी मिली, मैं कहूँ, क्योंकि लोगों का जमावड़ा बड़ा होने लगा इस आईआईटी टाइप के लोगों का। तो शायद उन्होंने अपना अप्रोच उसके बाद थोड़ा बदल दिया। माने वो जो जिस तरह से पहले हर चीज की बात कर लेते थे, शायद उसमें उन्होंने थोड़ा-सा अपने आप को सँभाला, और वो तार्किक, लॉजिकल, इफ आई कैन यूज़ द वर्ड साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बात ज़्यादा करने लगे। और दूसरी चीज़ों को, जिसको कि इस तरह का साइंटिफिक रैशनल माइंड रिजेक्ट करता है या उसको एक्सेप्ट करने में उसको दिक्कत होती है, उन चीज़ों को की बात करना उन्होंने या तो बंद कर दिया, या उनको वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि मध्यस्थ दर्शन जो नागराज जी की अपनी अ, उनका अपना अनुभव था, उसको आईआईटी के लोगों ने अपने स्ट्रक्चर में या अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। I don't think Nagaraj had, Madhyas Darshan did not have a format. Well, Madhyas Darshan is beyond frameworks. I can say that. हर सब्जेक्ट का अपना एक फॉर्मेट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है ना, भाषा का भी होता है ना, गणित का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है। हर एक चीज का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, एक फ्रेमवर्क होता है। आई मीन सब्जेक्ट इटसेल्फ इज अ फ्रेमवर्क. That is the difference between object and a subject. Object is beyond framework, but subject is a framework. Hmm. Madhyas darshan is a darshan. It is not a framework. Darshan means the way you see things, the way things are. Darshan, जैसा है, philosophy बोलना गड़बड़ होगा, क्योंकि philosophy again is a subject. But darshan is not philosophy. Darshan is the way you see. The claim is that you see the way it is. So it is not a framework. But when the so-called engineers and people from science background came in touch with Nagraj ji, उनको ये चिंता हुई कि ये बोल रहे हैं, ये तो इतना इसका कोई ना आदि है ना अंत है टाइप ऑफ थिंग, ये तो होलोग्राम टाइप की कोई चीज है, कहीं से भी शुरू करो और कहीं भी उसको फैला दो, और उसमें कहीं आप पकड़ ही नहीं सकते उसको कि कहाँ से शुरू करें। तो उनको लगा नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क with the modern mind, so you need to give it a structure. तो कौन सा स्ट्रक्चर देंगे? अब जो साइंस और इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड का आदमी होगा, उसके लिए सबसे नेचुरल है कि वैसा ही कोई स्ट्रक्चर दे, जिसका यूज टू है। तो द मध्यस्थ दर्शन गॉट कन्वर्टेड इनटू जीवन विद्या. जीवन विद्या इज अ, आई हेजिटेट बट लेट मी से इट, एक अनस्ट्रक्चर्ड चीज को एक स्ट्रक्चर में ढाला गया.
मध्यस्थ दर्शन एक अनस्ट्रक्चर्ड दर्शन है, उसको फिलॉसफी में कन्वर्ट हो गया, ऐसा अगर मैं कहूं तो उसको एक स्ट्रक्चर दिया गया, उसको एक फ्रेमवर्क दिया गया। हाँ। यहाँ थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा इंटरजेक्ट करना चाह रहा हूँ। हाँ। जैसे कल ये बात हो रही थी कि नागराज जी ने जो नागराज जी की बात यहाँ से शुरू होती थी कि सत्य जो निर्वचनीय है, हाँ। वो ऐसा नहीं है, उसको कन्वे किया जा सकता है, कम्युनिकेट किया जा सकता है। हम्म, अब जब यहाँ से शुरू करेंगे, तो हम्म, क्या ये लाज़मी नहीं है कि कोई ना कोई स्ट्रक्चर अ, चाहिए ही होगा कम्युनिकेट करने के लिए? ये बात अलग है कि ये स्ट्रक्चर ज़्यादा सही है या वो स्ट्रक्चर ज़्यादा सही है, लेकिन क्या ये कम्युनिकेशन की बाध्यता नहीं है क्या? अम, मैं हाँ, मतलब इसका जवाब देने से पहले, मध्यस्थ दर्शन स्ट्रक्चर नहीं है। मध्यस्थ दर्शन स्ट्रक्चर नहीं है, जीवन विद्या स्ट्रक्चर है। अगर आप नागराज जी के साथ बैठ करके बात करते तो उनका कोई सिलसिला नहीं होता था कि मैं यहां से बात शुरू करूं। वो कहीं से भी बात शुरू होती थी और वो बात वही होती थी। इस चीज को मैं अनस्ट्रक्चर्ड बोल रहा हूं। इट्स लाइक अ होलोग्राम, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर बट इट इज द सेम होलोग्राम दैट यू आर टॉकिंग। In every single piece, in every single atom, in every single smallest particle, you have the entire, मतलब पिंड में ब्रह्मांड वाली बात कि अगर आप इस छोर से भी शुरू करेंगे तो वो पूरे सबको छुएगा, वो बात अधूरी नहीं रह सकती है। लेकिन जीवन विद्या में आप 2 दिन अगर बैठे उस शिविर में तो आप कुछ लेके जाएंगे। दैट डजंट मीन यू आर टेकिंग इन द होल, विच इज नॉट टू से कि अब अगर आप नागराज जी के साथ बैठ गए और बातें हो रही है तो 1 घंटे में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं। लेकिन वो 1 घंटे में सब चीज छू जाएगी, कुछ अधूरा नहीं रहेगा। आपको पकड़ में कितना आएगा नहीं आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन यू आर राइट, that is something else that can be debated कि is it possible to convey विदाउट अ स्ट्रक्चर। through language। मैं आई एम नॉट श्योर, बिकॉज परंपरा में तो यही कहा गया है कि इट इज इम्पॉसिबल, गूंगे का गुड़ है। परंपरा में तो यही कहा गया है। बुद्ध भी एक समय पे जाके चुप हो जाते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हर बात का जवाब नहीं दे पाते हैं या नहीं देते हैं। तो ये तो नागराज जी का क्लेम है कि यस इट कैन बी कन्वेड, बट दैट्स हिज क्लेम। How do we are in no position to say that that claim is right, because there's not another one like Nagraj. So how do you know that has he conveyed or not? ये बहुत बड़ा एक प्रश्न था। मैं उसमें एक आपको किस्सा बताऊं। मैं जब इसमें बहुत जुड़ा हुआ था तो 2000 2003-4 की, आई डोंट रिमेम्बर, 2005 की बात होगी। मेरे पे बहुत प्रेशर था कि मैं भी शिविर लूं। गणेश जी बहुत दबाव डाल रहे थे कि मैं शिविर लूं, मैं शिविर लूं, और मेरे मन में ये था कि मैं शिविर नहीं लेना चाहता। आई डोंट वांट टू बी इन, मुझे ये गुरु पद से बहुत, आई एम वेरी अनकंफर्टेबल विथ एनीथिंग टू डू विथ द पोजीशन ऑफ अ गुरु। तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करता था क्योंकि मुझे पता है कि मैं शिविर लूंगा तो कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्शन मेरे ऊपर होगा। दूसरा ये था कि आई कुड टेक अ शिविर, because taking a shivir was not an issue, because I had got whatever most people get, I got that. But I did, within me, I knew that ये मेरा ज्ञान नहीं बना है अभी तक, हुँ, ये मेरा ज्ञान नहीं है। मैं बोल तो सकता हूं लेकिन ये मेरा ज्ञान नहीं है। तो मेरे को ये दुविधा थी, तो इसी का इतना प्रेशर था, तो मैंने सोचा कि इसको एक बार मैं नागराज जी से बात करता हूँ। तो मैंने उनको फोन किया
और मैंने उनको कहा कि ये ऐसा एक दबाव मेरे पे है कि मैं शिविर लूँ और मैं नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं लेना चाहते? तो मैंने कहा इसलिए नहीं लेना चाहता कि मैं समझा तो दूँगा और जो वहाँ बैठा हुआ है वो समझ उसको लगेगा कि वो समझ भी गया और वो सोचेगा कि क्योंकि मैं समझ गया और ये आदमी जो मुझे समझा रहा है, इसने मुझे समझाया है तो ये नेचुरली मेरे से 2 कदम आगे है हुँ, और मैं खुद जानता हूँ कि मैं कोई आगे-वागे नहीं हूँ। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। हुँ, बट समझाने का मतलब ये नहीं है कि मैं खुद तो उन्होंने एक इतनी सुंदर बात बोली। ही सेड हाँ, सही है। समझाना, भाषा में समझाना हमेशा ही तर्क विधि से होगा। हुँ, आप किसी दूसरे को समझाने जाएँगे, भाषा का उपयोग करेंगे, भाषा itself is based on a certain logic. That logic we call grammar. हुँ, अंग्रेजी का ग्रामर, हिंदी का ग्रामर, बांग्ला का ग्रामर, संस्कृत का ग्रामर, ये ग्रामर है ना। ये ग्रामर जो है वो भाषा का लॉजिक है और आप समझा रहे हैं तो आपको यू हैव टू टेक रिकोर्स ऑफ द लॉजिक हुँ, टू कम्युनिकेट एंड टू आर्ग्यू आउट योर केस। बट समझना तर्क से नहीं होता, समझना अनुभव विधि से होता है। समझाना तर्क विधि से होता है और समझना अनुभव विधि से होता है। ये उनके शब्द हैं। तो जस्ट क्लैरिफाइड समथिंग फॉर मी। कल अपने डिस्टिंक्शंस की बात कर रहे थे, ये डिस्टिंक्शन है कि समझना हमेशा ही अनुभव विधि से होगा जब जब होगा और समझाना जब जब होगा, भाषा में अगर समझाना है तो वो तर्क विधि से होगा। फिर मैंने उनसे पूछा तो ये तर्क से अनुभव की यात्रा कैसे की जाए? हुँ, हाँ, 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 तो उन्होंने कहा अध्ययन से किया जाए। अध्ययन क्या होता है? अध्ययन पठन नहीं होता, हुँ, है ना? हाँ, इस पे मैंने बहुत सोचा है और मुझे अब लगता है कि मुझे बात समझ में आई है कि ये अध्ययन क्या होता है। क्या होता है अध्ययन? अध्ययन इज़ आपने तर्क से कोई चीज़ समझी, है ना? और आपको वो पूरी बैठ गई। हुँ, अब आप उसको वो आपको याद कर लीजिए। हुँ, आपको तर्क से बात समझ में आ गई, आप उसको याद कर लीजिए, हुँ, ठीक? वो मेमोरी में अब रह गया। आप जब उसको जीने जाते हो, जीवन जीते हो, जैसे आपको समझ में आ गया यार गुस्सा करना बेकार की फ़िज़ूल की बात है, ठीक बात नहीं है, मान हुँ, लो एक हुँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ हुँ, या जेलसी करनी फ़िज़ूल की बात है या जो भी इस तरह की चीज़ें ये फ़िज़ूल की बात है, आपको तर्क से समझ में आ गया। अब आप जब जीते हो अपना जीवन, तो वो सब होते हैं, हुँ, आपको डर भी लगता है, आपको गुस्सा भी आता है, आपको जेलसी भी होती है, आपको हैन-तैन सब हो रहा है। आपको लॉजिकली समझ में आया हुआ है कि वो ठीक नहीं है, राइट? हो रहा है। अब क्या करोगे आप? तो रिमेंबर दैट एंड स्टे विद दैट कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, टू स्टे विद दैट कॉन्फ्लिक्ट मतलब आप भागिए मत। उसको उसको मत बोले अरे वो तो सब कहने की बातें छोड़ के उसको हटाओ मत। उसको रखो और ये जो हो रहा है वो तो साथ है ही। Stay with that paradox, stay with that conflict, stay with that contradiction. Just stay with it. That is the thing. और आपकी मेमोरी में वो बात ऑलरेडी है तभी तो वही तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही है, नहीं हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? वही तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बोलो इसको कोई कोई सर्कमस्टांस में तुमको तो पैराडॉक्स दिखाई देगा, कहीं कहीं कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा, कहीं कहीं कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई देगा, कहीं कहीं आपको जो भी इसके साथ रहना। दिस इज व्हाट इवन कृष्णमूर्ति इज सेइंग। Krishnamurti is saying, stay with it. This is the Dvand. This is duality. This duality के साथ just टिके रहो, भागो मत. This is the thing. And अगर resolution है तो इसी में है. That resolution is beyond logic. That happens.
whenever it happens. उसको मुझे नहीं लगता कि you can document that process, you know. Hmm. And all of us, I mean, I dare to say that all of us who have stayed with conflicts, I'm not talking of a conflict like इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये करूं कि वो करूं, पर अगर धर्म संकट है, वो कॉन्फ्लिक्ट सचमुच का कॉन्फ्लिक्ट, उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट की मैं बात कर रहा हूं, where you have logically worked out that yes, this is right, this is so. When I'm saying that, I'm talking of truth. Hmm. I'm not talking of fact. There's a difference between fact and truth, right? I'm not talking of fact. I'm talking of truth, the truth which is always so. So if you have worked out some statements which are always so, and when you live your life, you find that that you're not being able to live like that. This gap, if you can stay with that, that is the only way for that to get resolved. That is अध्ययन. मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं नागराज जी से की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे ऐसा, ये मेरा अपना सोच है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं. तो जीवन विद्या में क्या हो गया कि जीवन विद्या में जो ये स्ट्रक्चरिंग हुई with a very good intention of conveying the darshan to people, पार्शियल सक्सेस भी उसमें मिला, लेकिन एक फंडामेंटल, मेरे हिसाब से एक फंडामेंटल प्रॉब्लम खड़ा हो गया, which is that you got stuck in the framework. Frameworks are very powerful, but if you're not aware of its boundaries, then it engulfs you. It's like, जो आज के जमाने में हो रहा है, Which is true for any framework. किसी भी framework. Any framework. So look at this whole thing of specialization today. This whole thing of super specialization, experts, पूरी दुनिया ये हो गई कि साधारण की कोई जगह नहीं रह गई और हर चीज में एक्सपर्ट बताएगा, हर चीज में कोई पीएचडी वाला बताएगा, हर चीज में कोई स्पेशलिस्ट बताएगा. It's not that is specialists are not needed. Maybe, but the specialist must be aware of its boundaries, of its limitations, and people who are professing this, they also must be aware. They must be acutely aware of the boundaries. If you're not aware of the boundaries, then you get blinded by that. You are in that framework and you're not even aware that you are bound by that framework. So there is no way of stepping out it. I mean, the classic example is of Gandhi. When Gandhi is arrested in Champaran and he is asked by the magistrate, "Are you guilty?" Look at his reply. It's not a clever reply. I'd look at it as a reply from a man who is acutely aware of the boundaries. He is saying, "Yes, my lord, but according to your law." So he is immediately making everyone aware that there is a boundary of the law. And then he pleads his case, because otherwise that's the end of the matter. But he pleads his case. Now, where is he pleading his case? Because the matter is finished. He's saying, "I am guilty." So, but he is stepping out of that boundary and pleading his case. तो ये जीवन विद्या के लोगों को ये कहीं भूल गए कि हमने एक खुद ही का बनाया हुआ फ्रेमवर्क में हम फंस गए. इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जिस ज़माने में जी रहे हैं
जिसको आधुनिक ज़माना कहते हैं, आजकल मिलेनियल सब चल रहा है। इस ज़माने में लाइफ़ जिस तरह से डिज़ाइन्ड है, वो डिज़ाइन्ड है धर्म संकट से बचने के लिए। जैसे ही धर्म संकट या कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, लाइफ़ डिज़ाइन्ड है उससे पतली गली ढूँढ के निकलने के लिए। तो हमारे जीवन में धर्म संकट का होना कम पॉसिबिलिटी है, उसका एप्रिसिएशन होना हमको आता नहीं है। अब ऐसे में जो इन्फॉर्मेशन बैठी है हमारे मन में तर्क द्वारा, उस इन्फॉर्मेशन का पोटेंशियल रिवील तब होगा जब हम धर्म संकट में होएँगे, उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, उसमें उससे कन्नी काट के भागेंगे नहीं, रहेंगे। अब वो अपॉर्च्युनिटी नहीं रहेगी हमारे इस जीवन में, क्योंकि धर्म संकट से तो हम भाग जाते हैं। मतलब हम उसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, अनकम्फर्टेबल होता है वो। नहीं, नहीं, धर्म संकट तो अनकंफर्टेबल है ही। तभी उसको संकट कहा जा रहा है। और हमारी ट्रेनिंग है उससे भागने की या उसको उससे मुँह मोड़ लेने की। जब नहीं, हमारी ट्रेनिंग जो आज की अगर तुम बात आज कर की रहे हो तो ट्रेनिंग जो हाँ, हमारी आ, आधुनिक ट्रेनिंग है। आज की दुनिया में देर इज नो स्पेस फॉर ट्रुथ। जिसको हम ट्रुथ करें, आप ट्रुथ करें, धर्म तो दूर की बात है। आज की दुनिया में पीपल आर यूजिंग द वर्ड ट्रुथ ऑल द टाइम, बट ट्रुथ इज मोर और लेस यूज फॉर फैक्ट। फैक्ट और ट्रुथ में घालमेल हो गया है और फैक्ट को ट्रुथ कहा जा रहा है। हाँ, तो पवन फैक्ट गुप्ता ने चोरी की थी या झूठ बोला था, इसको ट्रुथ कहा जा रहा हाँ, तो फैक्ट की है। दुनिया में या तो सही है या गलत है। कोई धर्म संकट की संभावना ही नहीं तो है। धर्म संकट के पहले धर्म की कोई डिलेमा का संभावना नहीं है। आज या तो आज दिन है या रात है, इसमें डिलेमा नहीं हो सकता कुछ। हाँ, क्योंकि एक लेवल पे यस, बट what I'm saying is something else. I'm saying कि today's man is not aware of truth. In fact, ये कहा जा रहा है आज के दिन दुनिया में, पढ़ाया जा रहा है कि सबका अपना अपना सच होता है। What are they saying? They, when they say सबका अपना अपना सच होता है, so they are saying there is no truth. There is no absolute truth. हुँ, राइट? तभी हाँ, तो सबका अपना अपना सच होता है। सो व्हाट, तो सच, और हम कह रहे हैं कि सच होता है, सच मतलब इटर्नल सच होता है, तो उसकी तो स्पेस ही उसको तो खत्म ही कर दिया ना आपने। शब्द तो रह गया, वो खत्म हो गया। इट्स ओनली द वर्ड विच इज स्टेइंग, द मीनिंग हैज बीन ऑब्लिटरेटेड फ्रॉम द माइंड्स, हुँ, राइट? तो सबका अपना अपना सच होता है का मतलब क्या? इसको जरा डिकंस्ट्रक्ट करो। इसका मतलब है सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, हुँ, विच इज ट्रू। आपको ऐसा दिखता है, मेरे को ऐसा दिखता है, आपको ये पसंद है, मेरे को वो पसंद है, वगैरह वगैरह। तो परसेप्शन को आपने ट्रुथ की संज्ञा दे दी। हुँ, अब ये डिस्टिंक्शन ही नहीं है आज के दिमाग में कि परसेप्शन एक अलग चीज है और ट्रुथ एक अलग चीज है, फैक्ट एक अलग चीज है, ओपिनियन एक अलग चीज है, इंफॉर्मेशन एक अलग चीज है, नॉलेज एक अलग चीज है। ये डिस्टिंक्शंस आपने खत्म कर लिए, वर्ड्स तो हैं। हुँ, आप अपनी ओपिनियन पे मरने मारने को तैयार हैं और आपको ये ध्यान ही नहीं है कि भाई ओपिनियन ही तो है, ट्रुथ तो नहीं है ना। हुँ, कितनी भी अच्छी ओपिनियन हो, ओपिनियन ही है, इतना तो स्वीकार करो। ओपिनियन है, ट्रुथ नहीं है। ट्रुथ अलग चीज होती है। ये भी नहीं स्वीकार करने को तैयार है, क्योंकि आपकी पढ़ाई ने आपको इस तरह का बनाया है। ये डेलिब्रेट है। दिस इज द दिस इज अ फैंटास्टिक वे ऑफ मैनिपुलेटिंग द मॉडर्न माइंड। मॉडर्न माइंड को एक तरफ वो इतना अहंकारी है
फुल ऑफ एरोगेंस है, फुल ऑफ पर्सनल एरोगेंस है, और वो जिस फ्रेमवर्क में है, उस फ्रेमवर्क का उसको भान भी नहीं है कि मैं किसी फ्रेमवर्क में हूँ। वो ओपिनियंस को ओपिनियन है कि फैक्ट है कि ट्रुथ है, इसका डिस्टिंक्शन वो नहीं कर पाता है, बट ही इज वेरी एरोगेंट। सो he is all the time living in the world of opinions and information, sometimes in the world of facts, and he is ready to kill you for that because he thinks this is truth. अपना इस टोटली कंफ्यूज स्टेट है। मैनिपुलेशन, इस आदमी का मैनिपुलेशन इतना आसान हो गया है थ्रू द मीडिया। And when I say media, I don't just mean newspapers and TV. It is also the research institutes. It's also the scientific journals. It's also the, this whole ecosystem in which we are living. जहाँ से information आता है, उस information को कुछ एजेंसीज हैं जो जिनकी क्रेडिबिलिटी इतनी ऊंची कर दी गई है कि अगर वो कहते हैं तो आप उनको ब्लाइंडली बिलीव करते हैं। तो इट इज वेरी इजी कि इन एजेंसीज को अगर आपने मैनिपुलेट कर दिया तो ह्यूमन माइंड मैनिपुलेट हो गया। कोरोना इज अ गुड एग्जांपल। आई मीन कुछ एजेंसी सिर्फ, और वो ये जो वो कौन सी एजेंसीज हैं जिनको आपको थोड़ा ट्रिगर करना है और फिर वो फैल जाएगा एक वायरस की तरह। इस इसकी महारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हासिल कर ली है। चाणक्य के जमाने में ये कहा जाता था कि चाणक्य जो है उसको पता होता था कि ये शराब खाने में, ये चाय खाने में वो अपने लोगों को भेज देता था और कुछ रूमर शुरू कर देता था, और वो 10-15 जगह ऐसा काम करने से पूरे देश, पूरी राजधानी में वो रूमर्स का असर हो जाता था। ऐसे कुछ ट्रिगर पॉइंट्स थे, वहां पे अगर बात को आपने फैला दिया तो वो धीरे धीरे पूरे जगह फैल जाएगा। वह उससे ज्यादा रिफाइंड वे में आज हो रहा है कि कौन से जर्नल्स हैं, कौन से अखबार हैं, कौन से वैसे लोग हैं, जैसे बिल गेट्स एक नाम ले, अगर बिल गेट्स कुछ कह दिया तो उसका बड़ा असर हो जाएगा। अगर कोई नोबेल लॉरिएट ने कोई बात कह दी तो बड़ा असर हो जाएगा। तो वो ट्रिगर पॉइंट्स एआई ने वर्कआउट किए हुए हैं कि यहां से अगर इस तरह की फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जाएगी तो लोग बिना सोचे समझे उसको स्वीकार करेंगे और लड़ने वड़ने को तैयार रहेंगे कि मैं जानता हूं, जानते वानते कुछ नहीं है। सो दिस मॉडर्न माइंड इज कंप्लीटली बिना सोच समझ वाला दिमाग है, हो गया है, लेकिन अहंकार इतना भयंकर है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इसकी बुनियाद में ये कह रहा हूं, इसकी बुनियाद में ये है कि देयर इज नो ट्रुथ, सबका अपना अपना सच होता है। दिस इज द, इसको अगर एड्रेस हम किसी तरह कर सके कि सच जिसको हम सच कह रहे हैं, फैक्ट नहीं, फैक्ट अलग चीज है, फैक्ट भी सच होता है। अभी मैं जिस जगह बैठा हूं यहां के तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये एक फैक्ट है, ये झूठ नहीं है, लेकिन ये ट्रुथ नहीं है, इसको फैक्ट कहते हैं। तो ट्रुथ अलग है, फैक्ट अलग है, जानकारी अलग है, नॉलेज अलग है, ओपिनियन अलग है, परसेप्शन अलग है। इसकी बुनियादी समझ आज के मॉडर्न दिमाग को नहीं है, ना दी जाती है, नहीं देंगे वो। हाँ, ठीक है। मैं एक थोड़ा-सा स्लाइटली एक अलग बात कह रहा था। मैं कह रहा था कि जैसे तर्क विधि से हमने जो इन्फॉर्मेशन ली दर्शन की, वो हमारे मेमोरी में बैठ गई, अच्छे से बैठ गई, क्योंकि अच्छा हम्म, तर्क था। हम्म, अब वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे मेमोरी में बैठी हुई है, उसका हम्म, जो वैलिडेशन है, उसका जो पोटेंशियल जो निकल के आना है, वो जीवन में आना है। जब जीवन में हम डिलेमाज़ फेस करेंगे, तो उन डिलेमाज़ में ये इन्फॉर्मेशन का पोटेंशियल उभर के आएगा। अब मेरा जीवन, हमारा जीवन थोड़ा सैनिटाइज़्ड सा जीवन है। इसमें डिलेमाज़ आने के स्कोप नहीं है। तो वो इन्फॉर्मेशन बैठी हुई है मेरे दिमाग में, लेकिन जीवन में कोई डिलेमा नहीं आ रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं
कि आज का मॉडर्न आदमी, अब जैसे देखो, एक लेट अस टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। हर आदमी को अच्छा लगता है ना दूसरे के साथ बढ़िया रिश्ता हो। कौन ऐसा आदमी है जिसको अच्छा नहीं लगता? है या नहीं है? गोली मारो। परंतु हर आदमी को अच्छा लगता है कि मेरा कोई दोस्त हो, मेरा कोई मित्र हो, कोई संबंधी हो, कोई ना कोई हो, जो जिसका मैं सम्मान करूँ, जो मेरा सम्मान करे, जिसके साथ मेरी आत्मीयता हो, अच्छे संबंध हो। ये तो सबको इसके लिए तो कोई स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, This tendency that we observe in people is, this is what truth is all about. This is truth. ये सब में है ये ट्रेट, हुँ, ये टेंडेंसी, ये ट्रेट, ये स्वभाव, ये सब में है। इसी को हम ट्रुथ कह रहे थे अभी 1 सेकंड पहले। ये बदलता नहीं है, ये सब में है, ये बात है। अब होता क्या है कि जीवन विद्या में संबंधों की खूब बात होती है और सबको बात समझ में आने लगती है, ऐसा लगता है। जिन्होंने जीवन विद्या नहीं किया, वो भी तो संबंध बनाने में लगे हैं। हुँ, उस संबंध बनाने के लिए वो क्या-क्या नाटक करते हैं। ये जो पूरा हिपोक्रेसी का नाटक है, लोगों के सामने अच्छा व्यवहार, मन में कुछ लग रहा है, फिर भी आपके चेहरे पे एक मुस्कान है, आप उसको गिफ्ट दे रहे हैं। ये पूरा जो नेटवर्किंग का संसार है, ये इसमें बहुत कुछ इसलिए भी तो हो रहा है ना कि हमारे संबंध दूसरों से अच्छे बने, लेकिन इसमें ईमानदारी नहीं है। हुँ, अब ये कहो कि ईमानदारी नहीं तो बेईमानी है क्या? मेरे जैसा आदमी कहेगा हाँ है, लेकिन उतनी दूर मत जाओ। इतना ही कहें कि ईमानदारी नहीं है। हुँ, नाटक चल रहा है और वो नाटक दोनों तरफ से चल रहा है और आपको लग रहा है संबंध ठीक है। पर नागराज जो संबंधों की बात कर रहे हैं, वो तो कुछ और है, वो तो ये तो नहीं है। हुँ, नागराज जी जो संबंध की बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कभी बोला नहीं, पर उसमें निर्लिप्तता भी है शामिल। मैंने देखा है, इसलिए बोल रहा हूं। मेरा आपसे संबंध है इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आप मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। नागराज जी के संबंध की परिभाषा में हुँ, मेरा संबंध दूसरे से इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दूसरे का संबंध मेरे से। वो हो तो बहुत बढ़िया है, हुँ, तो फिर तो देयर बी संगीत होगा उसमें। लेकिन दूसरा क्या करता है, irrespective of that, how I am behaving is what Nagraj ji is talking about. I have seen him doing certain things and with a person who's behaving badly with him, हुँ, and he's still doing those things. He continues doing it, and then he one day he turns around and tells me, अपना कर्तव्य है, हम निभा रहे हैं। दूसरा निभा रहा है नहीं निभा रहा है, ये उसका प्रॉब्लम है। So he is nirlipt, he has no expectation from the other. He is doing what he has to do without zero expectation from the other. Our relationship is completely based on expectations because the hypocrisy, see, authenticity to me is the fundamental fulcrum on which any relationship has to be based. If there's no authenticity, it's fine. Then don't call it a relationship. तो ठीक है, औपचारिकता है, चल रहा है, दुनिया चल रही है, क्या दिक्कत है? तो तहस-नहस थोड़ी ना हो जाएगा, चल ही रहा है। But if there's no authenticity, everything else comes after that. The ground on which a good relationship is based is on authentic behavior. If there's no authenticity, everything else is false. हाँ, एक्चुअली मैं एक और बात कहना चाह रहा था, जिस पे आपका आपके आप क्या सोचते हैं जानना चाह रहा हूँ।
जैसे एक ये एफर्ट मुझे दिखता है कि आइए आप और हम मिलकर एक कम्यून बनाते हैं, उसमें रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस कम्यून में संकट पैदा होने की संभावना कम हो जाएगी। जब हम ओपन सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हम संबंधों में संकटों से घिरे हुए हैं हुँ। और हमारी एनर्जी डाइवर्ट हो रही है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है इन संकटों के द्वारा। तो आइए आप और हम और 10-15 मित्र मिलाकर एक कम्यून बनाकर जीते हैं। ऐसा एक सेंटिमेंट है। अब मुझे ये डाउट है कि जब हम एक ऐसे सैनिटाइज़्ड और कृत्रिम माहौल का निर्माण करेंगे, तो उसमें धर्म संकट के पैदा होने का जो संभावना है, वो कम होगी और धर्म संकट के प्रति जो स्वीकृति है कि कोई बात नहीं, ये तो जीवन में होते ही है, इनसे भागना नहीं है, उसकी स्वीकृति कम होगी। तो ऐसे में जो मेमोरी है हमारी इन्फॉर्मेशन में, जो इन्फॉर्मेशन हमारी मेमोरी में है, उसका तो टेस्ट ही ठीक से नहीं, मतलब उसको हम क्या कैसे करेंगे? क्योंकि पोस्टपोन हम एक होगा, साइड बिकॉज़ यू सी जो रियल है ना, जो वास्तविक है उसको आप कितने देर तक ढके रहोगे, छुपाते रहोगे, ओढ़े रहोगे, वो कभी न कभी तो प्रस्फुटित होगा ही। और दूसरी बात है कि इस वातावरण में एक जो तुम कह रहे हो वो एक पक्ष है कि आपने उसके जो अनकंफर्टेबल एलिमेंट्स हैं उनको आपने थोड़ा दूर कर दिया। लेकिन उसके साइमल्टेनियसली एक और चीज़ होती है कि आपकी हर एक आदमी की उस जगह के बारे में, उस जगह में रहते हुए एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हुँ, तो एक तरफ आपने उन चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया है, जिससे आप अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं और आपने एक कृत्रिम दुनिया बना ली जिसमें कि आपने उन उन चीज़ों को कुछ हद तक टैकल किया। बट जैसे जितना-जितना ये किया उतने-उतने आपने अनकॉन्शियसली आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई और वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ने के कारण दूसरी तरह के प्रॉब्लम्स भी बढ़ गए। तो ये होता नहीं है। सी नेचर इज़ वेरी पावरफुल। इज़ वेरी पावरफुल। आप कितना ही उसको ढकिए, ये करिए, वो करिए, जो रियल है, वो इमर्ज होता ही है। बॉडी के स्तर पे भी और जीवन के स्तर पे भी। आप पेन किलर खा के आप अपना मैनेज कर लीजिए आप अपनी चीज़ों को। लेकिन दैट डज़न्ट मीन दैट इट गोज़ अवे, इट इमर्जेस। कोई और तरह से इमर्ज करता है। इवन सिमिलरली ऑल दीज़ थिंग्स जो जीवन से संबंधित चीज़ें हैं, जिन जो आप अनकम्फर्टेबल पाते हैं, जिनको आप पसंद नहीं करते, उनको दूर कर लीजिए। लेकिन जब तक वो रिज़ॉल्व नहीं होगा, वो तंग तो करेगा, थोड़ा दो देर बाद करेगा। हुँ, देयर इज़ नो एस्केप। हमारा एक दोस्त था, बहुत मज़ेदार आदमी था, अभी उसकी डेथ हो गई कैंसर से। स्विट्ज़रलैंड का आदमी था, पढ़ा-लिखा नहीं था, दबंग एकदम, बहुत मस्त आदमी। और शायद हाई स्कूल पास था बस। लेकिन समहाउ आई बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ हिज। वो अ, अ, हिंदुस्तान का बड़ा वो था, हर साल आता था, 2-3 महीने यहाँ रहेगा, ट्रेकिंग करेगा, बहुत कम ₹100 दिन के खर्चे पे वो रह लेता था आराम से। और बढ़िया आदमी, मतलब बात करके आपको मज़ा आए ऐसा, बहुत सटीक, बहुत सच्चा, ईमानदार, मुद्दे की बात करने वाला। विपश्यना करता था वो और उसी तरह से हम लोग की मुलाकात हुई थी। तो एक दिन वो उस टाइम कई साल 5-6 साल वो ऋषिकेश रहा। एक आश्रम में एक छोटा-सा कॉटेज किराए पे लेके। एक दिन फ़ोन आया उसका मेरे पास। ये बात करीब मैं 25 साल पहले की कर रहा हूँ। बहुत एक्साइटेड, बोला, "पवन, you know, today I had a revelation." I said, "What happened?" He said, "You know, I there was this my neighbor who was a jerk in Switzerland." You know, he was joking of course, but he मतलब ये part true भी था, मतलब वो एक neighbor था उसका, and he said he was a jerk, and he said, you know, I wanted to escape that jerk, and I came all the way to India, thousands of miles, to escape that jerk, and I started living in Rishikesh.
And today morning, you know what happened? When I वही opened my window, the next door neighbor was the same jerk. उसका neighbor भी यहाँ आ गया था. तो हमको बोलता है, the revelation was you can't escape the jerk. The jerk follows you. ये this is metaphorically so true, you know. या इट इज़ हाँ, मैं और पहले जब मसूरी हम गया लोग तो तो हम अगला जन्म सोचा मानने वाले भी लोग हैं, तो वो तो अगले जन्म में बिल्कुल, फ़ॉलो करेगा फिर। हाँ, हाँ। एकदम। मैं मसूरी गया कलकत्ता छोड़ के, तो मुझे लगा कि गाँव के लोग तो बड़े मतलब आहा! क्या ग्राम्य जीवन भी क्या जीवन है और भोले-भाले अच्छे लोग होंगे। तो कुछ साल काम करने के बाद पता चला कि नहीं यार, हर जगह लोग तो वैसे ही कलेक्टिवली फ़र्क तो होता है। गाँव में ताला नहीं लगता घर में। हुँ, हाँ, but वही आदमी जब शहर चला जाता है तो ताला लगाने लगता है। लेकिन गाँव में भी चालाकियाँ हैं, गाँव में भी पॉलिटिक्स है, गाँव में भी तिकड़मबाजी है। ऐसा थोड़ी ना नहीं है, सब कुछ है। तो वो तो चलता ही है। हम लोग बात कहाँ से कहाँ पहुँच गए पता नहीं। हाँ, तो एक्चुअली बात यहीं से शुरू हुई थी कि 2 तरह के बात करने के तरीके हुए। एक स्ट्रक्चर्ड तरीका हुआ हाँ, और एक अनस्ट्रक्चर्ड तरीका पहले से था। और स्ट्रक्चर्ड तरीके ने ये तो ज़रूर इंश्योर किया कि ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे, ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट आए। लेकिन जैसा आप कह रहे थे कि स्ट्रक्चर्ड बात एक फ्रेमवर्क भी क्रिएट करती है। उस फ्रेमवर्क के प्रति हमको अवेयर रहना होगा। ये हुँ, मतलब उसको रिजेक्ट नहीं करना, मतलब हुँ, उसमें अवेयर रहना होगा। हुँ, यहाँ से वो हुँ, बात शुरू हुई थी। हुँ, 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 तो बिल्कुल। तो जैसे नागराज जी के पास तो हर तरह का आदमी आता था और वो अपना-अपना ओपिनियन लेके ही आता होगा पहले से ही। और बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे भी आते होंगे जो अपने ओपिनियन को लेके मरने-मारने को अ, का कमिटमेंट रखते हो। अ, नागराज जी ऐसे आधुनिक माइंड से कैसे मतलब या तो वो केवल कुछ ही लोगों का से एंगेज करते थे या सभी से एंगेज करते थे? कैसे या सबसे अलग-अलग तरह से एंगेज करते थे? देखिए द बिगेस्ट स्ट्रेंथ वाज़ कि उनकी सारी चीज़ एक्जिस्टेंशियल थी। एक्जिस्टेंशियल ट्रुथ पे आधारित उनकी बातें थी। जो अस्तित्व में है, है पे बेस्ड था सारा का सारा उनका दर्शन। दर्शन मतलब ही जो है उसको देख पाना ना। तो उसमें कोई आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? उनकी ग्राउंडिंग इतनी मजबूत है, इट वाज़ नॉट वो तो ओपिनियन से बात नहीं कर रहे थे ना। हुँ, वो तो कोई आइडियोलॉजी की बात नहीं कर रहे थे ना। वो तो कोई बिलीफ सिस्टम की बात नहीं कर रहे थे ना। वो तो कोई इज़्म की बात ही नहीं कर रहे थे ना। उनकी तो बात करने का कुछ भी बात करने का बेसिस है होता था, एग्जिस्टेंशियल होता था, ट्रुथ होता था। अरे और तो छोड़ो, एक बार क्या हुआ कि एक आदमी आया उनके पास, मसूरी में हम लोग थे और एक आदमी आया, कोई बेचारा बड़ी दूर से, उसके कोई रिश्तेदार की किडनी खराब हो गई थी तो दवाई लेने आया और रिश्तेदार आ नहीं पाया था क्योंकि उसकी हालत बहुत ही खराब थी, तो ये बेचारा उसकी रिपोर्ट रिपोर्ट लेके आया। बैठा कमरे में और नागराज जी ने मुझे कहा कि रिपोर्ट पढ़ के हमको सुनाओ। और रिपोर्ट मैं तो पढ़ नहीं पाया, उनके जो टेक्निकल नाम होते हैं इतने लंबे चौड़े वो सब, वो पर किसी तरह से उबड़-खाबड़ तरीके से मैंने पढ़ा, वो समझ जाते थे क्योंकि इतनी रिपोर्टें उन्होंने अंग्रेजी नहीं जानते थे नागराज जी, लेकिन किडनी की रिपोर्ट्स को पढ़ते-पढ़ते, सुनते-सुनते उनको ये सब मालूम था। तो वो मेरे गलत प्रोनाउंसिएशन को भी समझ जाते थे। पूरी रिपोर्ट, पूरी चीज़ें पढ़ने के बाद उस आदमी की तरफ मुखातिब होते हैं और बोलते हैं कि देखिए उसको पूरा, बोले देखो तुम्हारे जो रिश्तेदार है उसका ये ऐसे होता है, यहाँ से 2 नलियाँ जाती हैं, फिर उसमें उसमें खून आता है, खून उसमें से उसमें सफाई होती है, फिर वो
पेशाब के रास्ते से ऐसे निकलता है। तो जैसे एक कोई आदमी आर्टिस्ट बैठ के डिस्क्राइब कर रहा हो, चित्र खींच रहा हो, ऐसे उन्होंने उसके शरीर का चित्र खींचा। कहाँ से पेशाब निकलता है, कहाँ से खून साफ होता है, फिर साफ होकर के कैसे वो दूसरे तंत्र मिलता, कैसे किन नली से जाकर ऐसे होता है। एक पूरी तस्वीर उन्होंने खींच दी बिना शब्दों से, और फिर उसको बताया कि उसकी ये जो नली है, ये पिचक गई है, इसमें फ्लो ठीक से नहीं होता है, और हम जो अब दवाई आपको देंगे, वो इस नली को खोलने का काम करेगा। मैं तो दंग रह गया। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बताएगा। डॉक्टर तो टेक्निकलिटीज में उलझा देगा उसको। तुम्हारा ये बढ़ा हुआ है, तुम्हारा वो घटा हुआ है, तुम्हारा ये सोडियम बढ़ा हुआ है कि क्रिएटिन बढ़ा हुआ है कि क्या, और क्रिएटिन क्या होता है, सोडियम क्या होता है, उसको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। पर इन्होंने उसकी तस्वीर खींची, उसकी नली दबी हुई है, नली को चौड़ा, उसको इन्फ्लेट करना है, उसकी शेप में लाना है, शेप में लाएंगे तो ये तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, इसके लिए मैं दवाई दे। This was, he was talking in existential terms. So कोई आ जाए, मैंने उनके सामने साइंटिस्ट को बैठे हुए देखे, बड़े साइंटिस्ट को, न्यायाधीशों को बैठे हुए देखा है, वो उनकी ग्राउंडिंग एग्जिस्टेंशियल होती थी, तो क्या करेगा कोई दूसरा। एक बार वेंकटचलिया से उन्होंने पूछा कि आपको तो सब लोग न्यायमूर्ति बोलते हैं, न्याय क्या होता है, हमको बताइए। वो जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। हाँ हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप बोले, आप न्याय क्या होता है बताइए। और वो आदमी का जवाब मुझे आज भी याद है। वो बोला, नागराज जी, मैं न्याय नहीं जानता हूं, हम तो फैसला करते हैं। अब भावा फैसला नहीं जानते, न्याय जानते हैं, क्योंकि न्याय इज एग्जिस्टेंशियल। फैसला इज डिपेंडेंट ऑन द बुक कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है, लॉ जो है, उसको इंटरप्रिटेशन है फैसला। तो ये आदमी की, इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो ये था कि इसकी हर बात एग्जिस्टेंशियल होती थी, और दिमाग साफ था कि ये जो पूछ रहा है, हर्ष पूछ रहा है या पवन पूछ रहा है, इसकी ग्राउंडिंग का ये प्रश्न उठ कहां से रहा है। हम लोग तो बीच में से कुछ पूछते हैं ना, पर वो बीच में से लटका हुआ तो कोई चीज नहीं रहती, हर चीज की बुनियाद तो है ना। तो वो बुनियाद में जाके बात को खड़ा करते थे, और आपको अपना प्रश्न उसमें जुड़ा हुआ दिखाई दे जाता था, आपको आंसर मिल जाते थे। हमने उनसे ये सीखा। तो हमने, जैसे मैं तुमको उदाहरण देता हूँ कि शिक्षा में कैसे मैंने इसको प्रयोग किया। जैसे मैं हमारे हमारे यहाँ ये जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो जो एग्जिस्टेंशियल है वो है। तो जैसे अब हमको अगर बच्चे को बताना है कि भाई ये जमीन जो है यहाँ से ऊंची है कि यहाँ से नीची है, कैसे पता करोगे, तो हम उसका एक प्रयोग बताते हैं जो हमने किया। हमने बच्चों से पूछा, ये जो नदी तुम्हारे गांव में बह रही है, एक नदी, छोटी सी नदी है अगलाड़, ये नदी जो बह रही है, ये किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है। हर बच्चे को पता है कि साहब थत्यूड़ गांव है, थत्यूड़ गांव से यमुना की तरफ ये नदी बहती है, हर बच्चे को मालूम है। तो हमने पूछा कहां से कहां बहती है, बच्चे बोले थत्यूड़ से यमुना की ओर बहती है। ये उनका जवाब है, मेरा जवाब नहीं है, मेरा प्रश्न है। तो मैंने क्या किया, ये विधि भी मैंने नागराज जी से सीखी। इस विधि को वो ध्यान आकर्षण विधि कहते हैं, कि ध्यान बच्चे, प्रश्न के मार्फत से आप बच्चे का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं उस तरफ जहां आप करवाना चाहते हैं। और वो कहा, ट्रुथ की तरफ। ट्रुथ क्या है, नदी बह रही है थत्यूड़ से गांव यमुना की तरफ। तो हमने प्रश्न किया, उसको बच्चे को दिखाई दे गया कि हाँ ठीक है, ये बह रही है। फिर हमने पूछा थत्यूड़ कौन सी दिशा में है और यमुना कौन सी दिशा में है। तो बच्चे जानते हैं कि जो सूरज उगता है तो थत्यूड़ की तरफ से उगता है, तो थत्यूड़ जो है वो पूरब है और यमुना जो है वो पश्चिम है। ठीक है। तो अब उनके ये दो चीज कनेक्ट किया तो उनके दिमाग में ये बैठ गया कि ये जो अगलाड़ नदी है, ये पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है, थत्यूड़ से यमुना की ओर। थत्यूड़ पूरब है
यमुना पश्चिम है तो पूरब से पश्चिम की ओर वो नदी बह रही है। ये बात भी हो गई, ये भी तर्क से हो गया और ऑब्जर्वेशन से हो गया। उसके बाद हमने कहा कि अच्छा पानी जो है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर जाता है, पानी किस ओर बहता है, कोई भी पानी। थोड़ा और प्रोब करने से उनको बात समझ में आ गई और उन्होंने जवाब दिया ऊपर से नीचे की ओर जाता है पानी। ठीक है, ये भी ध्यान आकर्षण से उनको पहले से मालूम है, हम खाली ध्यान आकर्षण कर। अब हमने कहा कि अगर पानी ऊपर से नीचे जाता है और ये जो अगलाड़ है ये पूरब से पश्चिम जा रही है, तो पूरब का हिस्सा ऊपर है या पश्चिम का हिस्सा ऊपर है? बहुत आसान हो गया बच्चे के लिए। पूरब ऊपर है तो छत्तीसगढ़ ऊपर है, यमुना नीचे है। अब ये बात हमने प्रश्न किया, उन्होंने उत्तर दिया, उनके दिमाग में बैठ गई। ये ध्यानाकर्षण विधि से हुआ, ये एग्जिस्टेंशियल तरीके से हुआ। अब वो दुनिया की कोई भी नक्शा देखेंगे, कोई भी नदी देखेंगे और उनको पता होगा यहाँ से यहाँ जा रही है, तो एक मोटा-मोटी अंदाज वो लगा सकते हैं कि इस जगह का टेरेन कहाँ, कौन-सा स्थान ऊपर है, कौन-सा स्थान नीचे है। तो what I'm saying is Nagaraj ji's all his talks were based on existential reality, not on imposed reality. He would not say that sun rises from the east. He would say the direction from which the sun appears to rise is called east by us. This is how he will talk. How do we talk? We say the sun rises from the east. He will say the direction from which the sun appears to rise is called east by us. East is not existential. Sun is existential. और जो अपीयरेंस बोलेंगे, क्योंकि सन इज नॉट राइजिंग, हम लोग घूम रहे हैं और हमको लगता है कि सन उग रहा है, वो उग नहीं रहा है, हमारे घूमने की वजह से हमको ऐसा प्रतीत होता है।